औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना उस रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। जनाब खुशामदीद कहते हैं आपको रौनक रमज़ान की इस रौनक भरी ट्रांसमिशन में। बहुत तेज़ी से ये अयाम ख़त्म हो गए। इस महीने का जितनी शिद्दत से हम इंतज़ार करते हैं, 11 महीने इसका इंतज़ार रहता है। जैसे ये महीना आता है और पर लगाते ही उड़ जाता है। पहले हमें रहमतें बांटता है, फिर हमसे मग़फ़िरत मांगता है, फिर हमें निजात देता है। पता नहीं इस माह में हम सब ने अपने अपने तौर पे जितनी भी कोशिश की, जितनी भी इबादत की, अल्लाह करे वो कामिल हों। अल्लाह करे वो उसके हजूर जब पहुँचे तो हमारी तो बहुत कलील है, लेकिन जब उसके हजूर पहुँचे तो वो बहुत कसीर तादाद में हो। हमारा रब उसे कबूल करे उस तरह जिस तरह वो हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देता है ना, तो हमारी दुआओं को इस तरह कबूल करे अपनी रहमतों के साथ कि सबके दिल शाद हो जाए, सबके दिलों को सुकून मिल जाए। बस यही आज की एक दुआ है जनाब, क्योंकि अब पता नहीं अगले साल हम रहें या ना रहें। हमारे में से कितने लोग ऐसे हों जो अगले साल हमारे साथ ना हों, ये रमज़ानुल मुबारक सेलिब्रेट करने के लिए, ये ईद सेलिब्रेट करने के लिए। और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि अपनी ईद में उन तमाम लोगों को याद रखिएगा जो लोग आज हमारी तरह वो ईद नहीं मना पा रहे। वो बड़े खूबसूरत दिन होते हैं जब हम किसी के साथ उसकी सिफ्त में शामिल हो जाते हैं। जी हाँ, शुरू करते हैं अपनी इस रौनक भरी ट्रांसमिशन का आगाज़। और आज आगाज़ करेंगे, आपको मिलवाएंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया, दुबई आए, दुबई से स्टार्ट पाकिस्तान, कैसे उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ आती गई और किस तरह वो अपना एक जो नाम है ना वो इतना बुलंद करते चले गए कि आज जब उनकी तरफ देखते हैं तो नज़र उठानी पड़ती है। यकीनन आज का ये जो प्रोग्राम है, आज का ये जो मैंने जाके इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का, आप यकीन माने उन तमाम नौजवानों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में ये कहते हैं कि मुझे कुछ बन के दिखाना है। इनकी बातों में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर वो कुछ मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर इनकी बातों में आपको पाकिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान से मोहब्बत मिलेगी, पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाने की चाह मिलेगी, पाकिस्तान के लिए उनकी चाहत दिखाई देगी। आइए चल के देखते हैं पैकेज, आपको मिलवाते हैं हाजी रफ़ीक परदेसी साहब और उनके बेटे से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ ये तो आपको तब पता चलेगा जब कैमरा ओपन होगा, और वो होगा अभी जब मैं आपका तारुफ़ करवाऊँगी अपने बहुत ही मोहतरम मेहमान से, जो कि इनसे जब बात करेंगे हम तब जानेंगे कि वो क्या राज हैं कि आज ये इस जगह खड़े हैं कि लोगों को गर्दन उठा के देखना पड़ता है, इनसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और आज इनसे बहुत सारे राज मैंने पूछ लेने आप लोगों के लिए, ताकि हम भी तो जान सकें वो कौन से राज हैं जिनसे ये सीढ़ियाँ चढ़ के इतनी बुलंदी पर पहुँचे हैं। आइए मिलते हैं हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब से और उनके बेटे हसनैन परदेसी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, थैंक यू। आप कैसे हैं हसनैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अगर हम बात शुरू करें साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका गोल्ड का बिज़नेस, वहाँ से चले दुबई में अटके, दुबई में इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया आपने, कैसे मतलब गोल्ड से कंस्ट्रक्शन तक आना ये कैसा था सर? दुबई में तो हम लोग बहुत पहले से थे। 1956 में मेरे माय ग्रैंडफादर वेंट देयर, और फिर इसके बाद मेरे वालिद थे। आई एम द थर्ड जनरेशन, मेरे बच्चे चौथी जनरेशन है वहाँ पे माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद एक मौका मिला कि अफ्रीका में हमारा तकरीबन 13 कंट्रीज़ में काम था। मैं और मेरा बड़ा हाजी अमीन, हम दोनों भाई वहाँ संभालते थे माशाल्लाह। इसके बाद हम लोग ईस्ट अफ्रीका आ गए, तंजानिया में, वहाँ पे एक टेक्सटाइल। तो गोल्ड बिजनेस है सर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मतलब ये पहले से फैमिली में चला आ रहा था कंस्ट्रक्शन, या आप लोगों ने स्टार्ट लिया? फिर गोल्ड बिजनेस चला आ रहा था, फिर कंस्ट्रक्शन हम लोगों को एक्सीडेंटली हम लोग आ गए। अच्छा। अगर इस तरह कहूँ तो शायद किसका इंटरेस्ट था एक्चुअली
किसका इंटरेस्ट था कि कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ नया बनाना है, कुछ अलग होना चाहिए? मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। मैंने कहा कोई अच्छी चीज़ें बनाएं। अगर आप दुबई में देखें तो जेएलटी को शुरू करने वाला मैं हूँ। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरा डेजर्ट था। हाँ। वहाँ के मिनिस्टर आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हाजी साहब आप यू जस्ट टेक सम फाइल्स। तो उनकी शर्म में मैंने कोई 3 टावर्स वहाँ पे उठाए और मैंने अल्लाह ताला के करम से कह रहा हूँ मैंने काम शुरू किया। और दुबई लेक सिटी? नहीं, जुमेरा लेक टावर्स। जुमेरा लेक टावर्स, JLT, ब्यूटीफुल। तो वहाँ पे काम शुरू किया और वो तीनों टावर्स में मैंने बेस्ट क्वालिटी बेस्ट डिज़ाइंस के अवार्ड लिए गवर्नमेंट ऑफ यूएई से, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बरकाती फाउंडेशन के बारे में जानना है कि इसका नाम कैसे क्यों रखा गया, ये बरकाती फाउंडेशन क्यों है और ये क्या क्या काम करती? जी। बरकाती फाउंडेशन दरअसल हमारे पीरो मुर्शिद के नाम पे है। हमारे पीरो मुर्शिद इंडिया में है। अच्छा। जो तकरीबन 400 साल पहले महाराजा शरीफ में आए, अजय शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो वो आए थे शाम से और ये सिलसिला शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अच्छा, सिलसिले से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसी सिलसिले से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। हमारे पीरो मुर्शिद जब आए थे आज से कोई 30 साल पहले, तो उन्होंने रजिस्टर किया था यहाँ पे बरकाती फाउंडेशन। तो आजकल मैं इसको हेड कर रहा हूँ। और ये फाउंडेशन सर किस मकसद के लिए काम करती है? एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, ज़्यादातर हाफिज़ुल कुरान बना रहे हैं। और यही हाफिज़ुल कुरान हम लोग चाहते हैं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने और डॉक्टर्स भी बने, ताकि दीन और दुनिया साथ साथ लेके चले इंशाल्लाह ताला। अभी हमने बहुत बड़ी ज़मीन भी ली है सुपर हाईवे पे, तो वहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे कोई 3 कॉलेजेस बना रहे हैं, वोकेशनल सेंटर भी बना रहे हैं जहाँ पे इनको ट्रेनिंग भी दी जाए। ये फ्री एजुकेशन है या आपने कोई एक मिनिमम चार्जेस रखे हैं कि जो अभी आप हसन भाई भी कहते हैं ना कि कुछ देना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि ये मेरी है? अभी तक तो हमने फ्री रखा था, लेकिन अब हमारा पूरा ट्रस्ट ये सोच रहा है कि हम कुछ थोड़ा सा चार्ज लें। चार्ज करें, बिल्कुल नॉमिनल, हाँ, ना के बराबर हो। अब हम कॉलेजेस भी खोलेंगे तो कॉलेजेस की रनिंग एक्सपेंस भी तो होंगे ना। हाँ जी। हम लोगों को अल्लाह ताला के करम से है, हमारी तो वैसे कोई औकात नहीं। हम लोग कोशिश करते हैं कि चंदा ना करें। हम लोग कहीं पे भी कहीं हमारी कोई स्टॉल आपके यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ, कभी भी हमारा स्टॉल, हम लोग इससे खिलाफ हैं। पता नहीं मेरे दिमाग में ये आपकी माशाल्लाह कम्युनिटी भी इतनी बड़ी है ना कि आप लोग आपस में ही इत्तेहाद बहुत है और ये आपकी कम्युनिटी की खूबसूरती है। जी, हमारी फैमिली के लोग पूरा कर लेते हैं। हम लोग सब 4-5 लोग हैं मिलके पूरा कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सारा सिलसिला चला आ रहा है। पता नहीं दिमाग में एक चीज़ घुस गई है कि जो आदमी पैसे मांगता है वो पैसे वाला तो बन जाएगा, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बनेगा। सुभान अल्लाह। मुझे बड़े आदमी बनाना है, मुझे पैसे वाले बने नहीं बने ये मेरा गर्ज नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा आदमी ज़रूर चाहिए। मेरा जो मदरसे का बच्चा हो वो बड़ा आदमी हो इंशाअल्लाह ताला। जब वो मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर बने तो एक भरम वाला बंदा हो, मज़ा आए। अच्छा, वापस आते हैं HMR की तरफ। ये जो प्रोजेक्ट है ना HMR, हसन भाई आपसे बात करते हैं। हाजी साहब ने कहते हैं भाई HMR पे तो आपसे बात की जाएगी, आप हेड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। मैं HMR की सारी सेल्स देख रहा हूँ। तो इतना महंगा फ्लैट है, कैसे लेंगे हम? ये शहर की खूबसूरती है, यहाँ पे आपको हर किस्म की जेंट्री मिलती है। हाँ, ये तो है। अभी HMR हमारा प्रोजेक्ट है, ये हम 33 एकड़ पे बना रहे हैं। DHA फेज़ 8 के अंदर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बिल्डिंग हमने लॉन्च की, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। अब हम 2 और किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव राइट पीपल। आजकल मैंने देखा साथ जो आदमी काम करता है ना, उसके पास बहुत काम है, बहुत। जिसको काम आता है, इसको काम करना है ना, सीख जाता है। अगर शौक हो ना काम करने का तो काम सीख जाता है वो। अब जैसे आपने हमारी पहली बिल्डिंग का कहा कि यार समंदर के ऊपर है, इसको कैसे मेंटेन करोगे? अब ये देखिए ना, ये भी एक सोच है यही पाकिस्तान कि हमने समंदर पे सामान ख़राब हो जाएगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ऊपर सैमसंग से इसकी आउटर कोटिंग कराई, 15 साल तक आपका आउटर वारंटी में रहेगा इसी का। 80% ग्लास एलिवेशन है, तो रस्टिंग और ये सारा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आदमी सोचे ना, यहाँ तो यहाँ काम करने के लिए बहुत है। मतलब सोच बड़ी चाहिए, हमारी सोच बड़ी महदूद है। बड़ी अच्छी बात करते हैं कि गरीबी इस मुल्क का मसला नहीं, इस मुल्क में लोगों के दिमाग गरीब हो गए। सही, ये मेरे मियाँ भी कहते हैं। भाई साहब मुझे अक्सर कहते हैं गरीबी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, पीपल इफ दे वांट टू वर्क दे विल वर्क। अच्छा, अब थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। कैसी ज़िंदगी है जब हम देखते हैं परदेसी ग्रुप को देखते हैं और सोचते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो हम कहते हैं कि शायद ये लोग अलग अलग हैं, सारे भाई हैं, ओके ऑफिस में सब इकट्ठे होते होंगे और फिर सब उसके बाद अपनी अपनी ज़िंदगियों में। क्या बड़ी सी डाइनिंग टेबल पे सब एक साथ इकट्ठे होते? अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हम तो रहते भी एक साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बच्चे। वाह, और सबके बच्चों के बच्चे भी पोते अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह कितनी बड़ी फैमिली है जो इस घर में रह रही होती है। About 22 people अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे, मेरा ख्याल है कि मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जहाँ अभी तक जॉइंट फैमिली रह रही है और वहाँ ईद का मज़ा भी है, वहाँ रमज़ान के रोज़े का भी हर मौसम का मज़ा है, हर मौसम का मज़ा है। हम दोनों काम पे जाते हैं ना, लेकिन जब घर आते हैं तो घर घर लगता है। हाँ, स्वीट, दिस इज अ ब्लेसिंग। यस, ब्यूटीफुल। क्योंकि हम भी दादा दादी के साथ रहते थे,
क्या यादों में, अगर कोई चीज़ आपसे मैं पूछूं दादा दादी की यादों में, क्या ऐसी चीज़ ऐसा है जो ठक करके आप कहेंगे सादिया मैं ये नहीं भूल सकता? दादा की बहुत सारी बातें थी सादिया जो नहीं भूल सकते। दादा का इंतकाल हुआ व्हेन ही वाज 95। टिल देन ही वाज वेरी एक्टिव। वाह, बड़े टाइम टेबल वाले लोग थे, बड़े मज़ेदार लोग थे। दादा से वी गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये जिंदगी यूनिवर्सिटी थी वो, दादा दादी सब। सीरियसली मुझे हमेशा ये लगता है कि अच्छा, बड़े रोबदार थे दादा, मतलब अच्छा। पूरे खानदान, मतलब समझे में हम 7 अब्बा के भाई हैं। हाँ 3 बहनें, उनके बच्चे सब दादा के कंट्रोल में थे। भाई दादा ने बोला यस तो यस। हाय, कमाल है। और अब किसके कंट्रोल में दादा के बाद? अब अब्बा के कंट्रोल में। अब अब्बा ने दादा बनी, बेटे ने अपने बाप की जगह जब लेते हैं तो यकीनन वो रिस्पेक्ट भी आपके पास आती है और वो चीज़ भी है। तो आपके भाई बहनों ने आपको आपका अपना बड़ा बनाया और अब आप नज़र रखते हैं शेर वाली। तो क्या रखेंगे हम लोग, तो प्यार तो कोशिश करते हैं कि पूरा दें, ताकि देखो ताली दो हाथ से बजती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब हम भी इनको प्यार देते हैं तो वो भी हमें चाहते हैं, मान देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बात का भरम रखते हैं, लाज रखते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। बच्चों के साथ ज़रूर रहना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा, जो लोग अपने बच्चों को वक्त नहीं देते ना, बड़े हो के बच्चे भी उनको वक्त नहीं देते। फिर इसके बाद ये लोग शिकायत करते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। तो जब ये छोटे थे तो तुमने वक्त दिया था, जब तुम वक्त नहीं दोगे तो कल तुम्हें वो वक्त नहीं देगा। सुई के पीछे धागा है, हमारी वालदा हमेशा कहती थी कि सुई के पीछे धागा है, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। तो तुम अपने बच्चों के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे। मैं तो अपने स्कूल में भी अपने इनके जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी यही कहता हूँ, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो अपने बच्चों को घुमाने की ज़रूर लेके जाओ, ताकि बच्चे तुम्हारे दोस्त बने। बच्चे दोस्त बनेंगे तो वो अपने अच्छी बुराई सब तुमको बताएंगे, और जिससे कभी वो परेशान होने भी होंगे ना तो वो बच जाएंगे, उस परेशानी से बच जाएंगे। सही। आज यहाँ जब मैं बैठी हूँ हाजी साहब के साथ तो मैंने बड़े अलग अंदाज से इस ग्रुप को भी देखा है, इस घराने को भी देखा है। HMR को मैंने एक नए अंदाज से देखा। मैं वहाँ देख कर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत पत्थरों से बनी एक बिल्डिंग, लेकिन उसके पीछे के एहसास को मैं आज महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। जो आप लोगों से मिलके मुझे हुआ, क्योंकि आप लोग इतने हसास हैं तो यकीनन वो भी बड़ी खूबसूरत बन रही होगी चीज़, है ना? क्योंकि वो आप अपने पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं। ऐसे ही है। हम किसी के लिए भी बनाएंगे बहुत अच्छा, या तो नहीं करेंगे। हमने ज़िंदगी में हम लोग अल्लाह ताला के करम से कहते हैं हम लोग बहुत कमिटेड हैं। अगर काम करते हैं तो चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा करें, करते हैं ईमानदारी से, ताकि मज़ा आए। काम करने के बाद नशा आना चाहिए, मज़ा आए कि हाँ वाकई में कुछ काम किया। अगर लोग कहें कि वाओ दिस इज़ द थिंग, हाजी साहब, पैसे वसूल हो जाए। पैसा वसूल हो। आप कहते हैं ना कि लोग अपार्टमेंट, मुझसे लोग अपार्टमेंट नहीं खरीद रहे, एक माहौल खरीद रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी दुनिया खरीद रहे हैं जो उन्होंने अपने ख्वाब में देखी थी कि यार यहाँ पे वॉक करूँगा अपने बच्चों के साथ, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, यहाँ कॉफ़ी पीने जाऊँगा, यहाँ शॉपिंग करने जाऊँगा, 5 स्टार होटल में थोड़ी देर जाके बैठूँगा। तो उसको मज़ा आया, उसको लगे कि मैं कहीं ज़िंदगी में आया हूँ। कहीं फंक्शंस हुए तो वहाँ पे एक सी साइड है, वहाँ पे बैठ के वो अपने बच्चों के साथ कहीं फंक्शन अटेंड कर रहा है। वाह, ये तो दुनिया है ना। आपको दुनिया जैसे रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व क़िना अज़ाबन नार, तो दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि दुनिया फ़ानी तो है, लेकिन दुनिया में तो है ना, दुनिया के साथ तो रहना पड़ेगा। और जब तक आप हैं उसको आप और आपका रब आपसे कहता है कि ये नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं और इस नेमतों को तुम्हें एंजॉय करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं कर रहे तो वो भी अपना शुक्रापन कर रहे हो उस रब का कि उसने आपको ये अता किया है और आप नहीं कर पा रहे। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब और अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। वापस आते हैं, अपनी इतनी मज़े की गुफ्तगू हो रही है ना, लेकिन इस गुफ्तगू में मुझे कुछ काम की बातें भी जाननी है यकीनन। सर अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ करें? HMR के अलावा बताएं कुछ। पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं। मैं तो पूरा नक्शा उसको पूरा रिसर्च करके मैं पाकिस्तान आया हूँ। मेरी बहुत सारी लाइफ मेरी अफ्रीका और दुबई में निकली। जब मैं बहुत नक्शे के ऊपर बैठा, आप नक्शे के ऊपर पाकिस्तान को उठा के देख लो तो ये पाकिस्तान है, यहाँ समंदर है, यहाँ पे इंडिया, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, आधी दुनिया, 7 बॉर्डर्स। आप एक कदम के ऊपर आधी दुनिया है। आप हार ही नहीं सकते, आप हार ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे ईमानदारी से कहूँ, एक अच्छा लीडर आ जाए ना, एक प्रॉपर सिस्टम आ जाए, कानून अच्छा आ जाए, ये पाकिस्तान छलांगे मारेगा, भागना शुरू करेगा। हाजी साहब कभी सियासत में आने का नहीं सोचा? सियासत में इसलिए आना नहीं चाह रहा था कि
माहौल नहीं है। अच्छे माहौल के लोग आ जाए ना तो फिर हमें अच्छे लोग मिलेंगे कैसे हाजी साहब, मुझे ये बताएं। हम अगर ये ख्वाहिश ही करते रह जाएंगे और आप जैसे लोग स्टेप नहीं उठाएंगे, हम लोग 2-4 लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से थोड़ा सिस्टम में अगर थोड़ी सी लोग आए ना कि यार हाँ वाकई में हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, हम लोग कमिटेड हैं, तो फिर हम लोग आएंगे। हाजी साहब कैसे हमारी जो नई यूथ है, जो इस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले से भी देखें तो जहाँ सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल है वो है, उसको छोड़, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग बड़ा बेहतर काम करना भी जानते हैं। कैसे हम इन सबको इकट्ठा करें और एक ऐसी जगह लाके स्टैंड करवाएं कि जहां हम अपने मुल्क के लिए वाकई खड़े हो सकें और काम कर सकें? क्या दिखता है आपको? दुनिया की एक मिसाल है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, लोगों को बिजी करते हैं। जीतेगा वही जो काम करेगा। लोग, ये नई जनरेशन, अगर आप लोगों ने इसको सही मानों में ध्यान ना दिया, डायरेक्शन सही ना दिया ना, ये जनरेशन तबाह बर्बाद हो जाएगी। और आप, मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, मेरी जनरेशन तबाह हो रही है। क्यों? देखो ना, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यार मुझे जॉब्स नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, काम ही नहीं करना चाह रहे। इनको वो माइंडसेट देना पड़ेगा कि तुम्हें काम करना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्रियों का जाल फैलाओ। हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हमारा इंपोर्ट कम हो जाए। एक दिन आएगा कि हम डेफिसिट से निकल जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमें जॉब क्रिएशन चाहिए। अगर ये 2 काम हो गए, पाकिस्तान निकल गया। ना निकले, अब आप इसको कागज़ के ऊपर उठा के देख लो, ना निकले। किसी भी इकोनॉमिकल जितना भी चैंपियन हो, इसको मेरे सामने बिठा दो, अगर ये 2 चीज़ें ना हो जाएं और ये पाकिस्तान ना निकल जाए तो मेरा नाम बदल। ये जनाब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अब थोड़े से एक और पर्सनल सवाल हाजी साहब, सॉरी आप कहेंगे फिर पर्सनल सवालों में घुस जाती है सादिया, लेकिन मुझे जानना है आप लोग की ईद कितनी खूबसूरत मनाते होंगे? क्या ईद का स्पेशल होता है कोई एक चीज़, और ईदी कितनी मिलती है? हसनैन भाई आपको अभी तक अब्बा से मिलती है? ईदी कहाँ मिलती है? अरे नहीं यार हसनैन भाई, ऐसे थोड़ी नहीं मिलती। नहीं, ये नहीं करना चाहिए था हसनैन भाई। आपको ईदी तो लेनी चाहिए, अब्बा हैं, अब्बा वो ईदी तो रोज मिलनी चाहिए। वो ईदी तो रोज मिलनी चाहिए। अच्छा, वो ईदी रोज मिलनी चाहिए, एक दिन पे फिक्स तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये हमारे मियाँ जैसी बातें नहीं करें। सॉरी, उनसे जब कहो कि ईद ही, तो कहते हैं अरे जब मिलो तब ईद है। मैं कहा नहीं भाई, ईद के दिन ही ईद है, क्योंकि मैंने 30 रोजे रखे हैं। मैं तो ले रहा हूँ। ये भी है जी। ईद के हवाले से नहीं, ईद की खुशियाँ होती है, अल्लाह ताला की नेमत है ईद तो माशाल्लाह। तो इसमें तो हर इंसान खुशी मनाता है, अपने बाल बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते हैं। कहीं पिकनिक पे जाते हैं, दूसरे दिन पिकनिक पे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक बोट भी रखी हुई है यहाँ पे, कभी फिशिंग पे चले जाते हैं। और ख़ास करके ईद की छुट्टियों में कोशिश करते हैं कि सारी फैमिली बोट पे चले जाएं या हमारी साइड पे चले जाएं, वहाँ पे सारी मिल के खुशियाँ मनाएं, कुछ खाना वाना पकाएं, साथ मिल के खाना खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुकिंग करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई इंटरेस्ट भी नहीं? वैसे चेक के बता देते हैं कि अच्छा इसमें नमक कम है, काली मिर्च ज़्यादा डाल दी है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी नहीं करते? ऐसा के नखरे नहीं है इस मामले में, अल्लाह का शुक्र। कुछ भी अब्बा को खिला दे, खिला दो। अच्छा मैं आपके तो नखरे दिख रहे हैं मुझे। 2 भाई हैं, 2 भाई ऐसे हैं कि वो फुल टेस्टिंग मशीन है, कुछ भी डालो तो बता देंगे इसमें इतना ये कम है, इसमें इतना ये कम है। और हम 2 भाई जो है ना, वो थोड़ा ओहो, 2 अब्बा जैसे हो गए, 2 अम्मा जैसे हो गए। अम्मा चेक कर लीजिए। बहू के लिए मुश्किल वक्त था। अम्मा ने थोड़ा सा। अल्लाह ताला का शुक्र है, कभी हम लोगों ने नखरे नहीं किए। तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बात सुना रहा हूँ, ऐसे ही खाली। एक दिन वाइफ ने कहा कि यार मैं खाना पकाती, तो खाना पकाया, अच्छा पकाया। उसके बाद इसका दिल हुआ कि मैं चाय भी पकाती। मैंने कहा ठीक है, चाय भेजी मुझे। तो मैंने जब चाय चखी और फिर इसके बाद चाय पी ली, तो जब उन्होंने खुद चखी तो शायद उनको लगा कि नमक डाल दिया मैंने चीनी के बदले। तो वो भागती भागती अंदर आई, तो मुझे कहने लगी आप चाय सही नहीं बनी, इसके अंदर मैंने भूल से नमक डाल दिया। तो देखा तो प्याला खा, मैंने कहा चाय मैंने पी ली। तो मुझे कहा इसमें नमक था, चीनी नहीं थी। मैंने कहा सारी ज़िंदगी तो चीनी पिलाई, अगर एक दिन नमक पिला दिया और हम लोग ज़बान से इसकी भी शिकायत करेंगे तो इससे बेहतर हम ज़बान ही काट दें। तो बेचारी भी कुछ बोले नहीं, सिर्फ रोती रही। अल्लाह का शुक्र है, तो हम लोग शुक्राने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नखरे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी एक मोहब्बत की निशानी होती है, जिन रिश्तों से आप प्यार करते हैं, गिव एंड टेक है ना, उन रिश्तों की आप रिस्पेक्ट रखते हैं। ये रिस्पेक्ट है। कहने को तो बड़ा आसान था कि क्या किया बेगम, चीनी की जगह नमक डाल दिया, कहना आसान था। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट रखी, ये आपके लिए और मेरा ख्याल देखने वाले लोगों के लिए कितनी बड़ी मिसाल है कि मियाँ बीवी ऐसे नहीं कहते, एक दूसरे का लिबास होते हैं। ये लिबास है जनाब, जिसे हम ढकते हैं तो हम एक दूसरे के लिए बड़े खूबसूरत हो जाते हैं मज़ीद। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका, हसनैन भाई आपका। आप लोगों ने इतना पर्सनल सा हमें टाइम दिया। हमने आपसे आपके कारोबार के बारे में जाना, आपसे हमने अपने मुल्क के बारे में जाना, और ये इत्मीनान के साथ मैं यहाँ से उठूँगी कि मेरा मुल्क अभी ख़त्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारा मुल्क थोड़ी है, हमारी माँ है। बेशक
और अपनी माँ को इतनी आसानी से हम कहीं जाने नहीं देंगे, है ना। ऐसे ही है। बच्चे तो मर जाते हैं माँओं के पीछे, तो ये तो हमारी ऐसी माँ है जिसको हम सब ने संभाल के रखना है और दांतों से पकड़ के रखना है, किसी को नहीं लेके जाने देना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आबाद रहे, शाद रहे और एक साथ रहे। सबसे खूबसूरत बात यह जनाब, आप लोगों से मिलते हैं स्टूडियो में। आइए रौनक रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद जनाब। पहले ही रोज़े से मैंने आपको बताया था कि कोको कोला और रिस्क फाउंडेशन ने साथ मिलकर क्या सफ़र शुरू किया। वो सफ़र क्या था जनाब कि कोको कोला और रिस्क फाउंडेशन ने कहा कि 2022 के जो हमारे सैलाब ज़दगान भाई हैं, बहनें हैं, सिर्फ उनकी मदद ही नहीं करनी बल्कि उनको उनके पैरों पे भी खड़ा करना है। जी हाँ, और उन्होंने क्या किया कि इस प्रोग्राम का मकसद जो था सिर्फ उन लोगों की मदद नहीं करना था, उन लोगों को आगे लेके जाना था, उन लोगों को ख़ास तौर पे वो किसान भाई जिन्होंने अपनी तमाम फसलें खो दी थी, उनको हमने दोबारा से, इन लोगों ने दोबारा से उनके पैरों पे खड़ा किया, उनकी काश्तकारी दोबारा शुरू करवाई, उनको वो तमाम दवाइयाँ जो ज़रूरत होती हैं एक अच्छी फसल के लिए जनाब, वो तमाम चीज़ें पहुँचाई हैं। सिर्फ ये जो चीज़ सोचना है ना, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सोच को हम सब ने मिलके जो है एक कहते हैं ना काम को पूरा किया। वो कैसे हमने पूरा किया कि हमने एक कोक की बोतल ख़रीदी और हमने अपना हिस्सा डाल दिया। सिर्फ यही काम नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने उन तमाम लोगों तक दस्तरखान भी बिछाए जो मेरी और आपकी तरह इफ्तारी नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ, और मैं आपको बताऊं कि अब तक 1,33,600 नंबर डोनेशंस हैं जनाब, जो दस्तरखान बिछाए, जो इन्होंने इफ्तारियां करवाई, ये है कोक और रिस्क फाउंडेशन का नंबर। किसकी वजह से? मेरी और आपकी वजह से, क्योंकि हम बने इनका साथ देने के लिए। हम उठ खड़े हुए कि हमने कोक की बोतल ख़रीदी और इस नेकी में हमने अपना हिस्सा भी डाला। तो जनाब सिर्फ ये हिस्सा यही नहीं ख़त्म हो जाएगा, ये हिस्सा यूँ ही चलता रहेगा। आपने हमेशा साथ देना है रिस्क फाउंडेशन का, कोको कोला का, क्योंकि इन दोनों ने मिलके अब ठेका उठा लिया है। एक कहते ना जज्बा जो है ना, उसको हम सब के अंदर उस जज्बे को दोबारा से ताज़ा कर दिया है कि अभी ज़लज़ला आके या सैलाब आके चीज़ें ख़त्म नहीं होती, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप देखें हमारे यहाँ आटे की किल्लत बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है, हमारे यहाँ दालों की किल्लतें बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, हमारे यहाँ फसलें ख़त्म होती जा रही हैं जनाब। इनकी वजह से अब वो तमाम किसान भाई जो हैं उनको वो तमाम अद्वियात भी मिलेंगी, वो अच्छी वाली खाद भी मिलेगी, वो काश्तकारी दोबारा शुरू कर सकेंगे, अपनी ज़मीनों को दोबारा ताज़ा कर सकेंगे और दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होकर अपने कदम जमा सकेंगे जनाब। ये तो थी कोक और रिस्क फाउंडेशन की बात। अब बात करते हैं मेरी और अपनी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तब बात करेंगे। और आज का सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि उस पर आज मैं ढेर सारे गिफ्ट्स बांटने वाली हूँ। सवाल सुनेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। जल्दी से आइए ब्रेक लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद जनाब। और अब मेरे चेहरे पे भी आपको रौनक दिखाई दे रही है ना? जी हाँ, फाइनली मेरे जितने मेहमान यहाँ मौजूद हैं उनसे गपशप करने का तो अपना ही मज़ा, उनसे मिलने का जितना मज़ा आता है ना वो बिल्कुल ही अलग है। वो और बात है कि हम कहीं ना कहीं मिल रहे होते हैं लेकिन अपने सेट पे मिलने की और बात है। सबसे पहले तो आज का सवाल ये है कि इस पूरी ट्रांसमिशन यानी कि रौनक रमज़ान जो हमने सजाई थी पहले रोज़े से और इंशाल्लाह आखिरी रोज़े तक, जिसका हमने टॉपिक रखा था इंसान और इखलाक, आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वो प्लीज़ हमें बताइएगा। कुछ बुरा लगा तो वो भी बताइएगा, लेकिन ज़रा प्यार से, ताकि दिल दुखे भी तो हल्का सा दुखे, ठीक है? आप जो बताएंगे, आज जितने लोग मुझे कॉल्स करेंगे सबको गिफ्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मैं ये कह रही हूँ कि नहीं नहीं, जो अच्छी तारीफ़ करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा, नहीं, जो सही बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। और बहुत सारे गिफ्ट हैं जनाब। चीज़ेस रेस्टोरेंट है,
फास्ट फूड ग्रोइंग फास्ट फूड रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद का। 32 ब्रांचेस हैं इसकी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत सारे, और अब मुझे लगता है कराची में बहुत जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह। तो जनाब उसके वाउचर्स हमारे पास स्विस्टन वॉचेस की लग्जरी वॉचेस हैं, उसके वाउचर्स मिलेंगे आपको। और इसके अलावा जी हमारे पास पता नहीं क्यों मेरे लिए इन्होंने कान में आई भी खोली, ये मुझे नहीं बहुत समझ आई कुछ कहना। पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर हैं, वो कराची वालों के लिए हैं। अच्छा जी, ऑल ओवर पाकिस्तान है पिज़्ज़ा मैक्स। मज़े करिएगा आप लोग आज की इफ्तारी पे या कल की इफ्तारी पे, आप लोग इसको एंजॉय करिएगा जनाब। तो आप लोग अब मुझे कॉल कीजिए और कॉल करके मुझे इसका जवाब दीजिए कि इस पूरी ट्रांसमिशन में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने बहुत ही बेहतरीन मेहमानों से, मेरी बहुत ही बेहतरीन दोस्तें हैं ये सारी यहाँ मौजूद, और मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके साथ जी। मेरे साथ हैं डॉक्टर हिना अनीस जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बीनिश कह रही हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट मेरी मीरब की खाला भी हैं। मीरब ने रिसेंटली इनको अपनी ओन किया है, खाला है। इतनी प्यारी मेरी छोटी सी जो भांजी है, इतनी क्यूट सी, मैं तो कहती हूँ खूबसूरती मीरब से शुरू होती है, मीरब पे ही आके ख़त्म हो जाती है। अगले मेहमान से मिलाते हैं डॉक्टर नाजिया शकील हैं जी, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। मीरब के सर पे हाथ ज़रूर रख दीजिएगा, रोज़ पट्टियाँ पढ़ाती हूँ उसको मैं। अभी तो बहुत छोटी है। एंड फाइनली जो कहते हैं ना पक्की वाली खाला से आपको मिलवाते हैं, लेकिन ये खाला जो है ना अपने आप में एक अंजुमन है। इनका नाम, इनका काम इनके मुंह से बोलता है जी। मेरे साथ मौजूद हैं बीनिश परवेज, सेलिब्रिटी, स्टाइलिश, एजुकेटर, ओ माय गॉड, और मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं बीनिश परवेज। बीनिश क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बीनू को ना मैं आपको बताऊं, मैं बीनिश को कब से जानती हूँ। जब मैं इससे पहली दफ़ा मिली ना बीनी से, तो मैंने कहा बेटे आप काटेंगी बाल, जबकि मैं भी बड़ी उस वक्त यंग थी, लेकिन ये तो इतनी टाइनी सी छोटी सी क्यूट। मैंने कहा आप करेंगी बेटे? जी जी जी, मैं अभी लंदन से आई हूँ, मैंने ये भी किया। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे बड़ा शौक है नए लोगों के साथ काम करने का। इसने इतनी लंबी कहानी अपनी सुनाई, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। और यकीन माने जब इसने मेरे बाल किए तो मैं लिटरली पहले अपने हेयर कट देखूं, फिर मैं इसको देखूं, फिर मैं हेयर कट। वो तब से ना दो ही लोग थे, नबीला मेरी ज़िंदगी में या बीनिश परवेज। मैंने अपने बाल किसी को हाथ में दोबारा लगाने दिए। वैसे वो ट्रस्ट आ जाता है एक बंदे पे ना, तो वो बहुत अच्छा होता है कि एक आपने एक नए इंडिविजुअल से करवाया और फिर उसके बाद उसका ट्रस्ट बिल्ड अप हो गया, फिर आप कहीं नहीं जा सकते। जनाब हमारा एक बड़ा खूबसूरत छोटा सा ब्रेक ले ली। जी ब्रेक लेके वापस आते हैं ताकि हमारी ये गुफ्तगू जो है ना आज मज़ेदार, और हमने सारी ये बातें करनी है कि भाई ईद आ गई, सर पे आ गई, बस कुछ दिन कुछ लम्हे रह गए, तो जल्दी से जाने कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे अपने आप को खूबसूरत भी बनाना है। ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ख़वातीन जमा हों और बातें ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारी बातें अभी मैं पूछ रही थी, या अल्लाह ये चिन का क्या करूँ ये चिन, इतनी डाइट करती हूँ, 2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, डॉक्टर साहब क्या करें ऐसा? देखिए जो हम करते हैं इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स अब आ गए हैं। एस्थेटिक्स में तो वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स आ गए हैं, पहले एक ज़माने में तो कुछ था ही नहीं। तीनों रल मिल के ना आपस में दोस्तें बन के बताती रहना, मशवरे देना, खाने का भी क्या करना है। तो नॉर्मली अब ये है कि लिपोलिटिक इंजेक्शंस आते हैं, ये हमारा बेसिकली स्टबन फैट होता है जो कि एक्सरसाइज से भी नहीं जा रहा होता, ऑब्वियसली खा के भी नहीं जाता। सो दैट इज द रीजन। इस पे अगर हम लिपोलिटिक इंजेक्शंस लगाएं, देन वी डू हाइफू for 3-4 sessions, it goes off. अच्छा, अगर बिकॉज वो फैट को डिजोल्व करना जरूरी है, सिर्फ हाइफू उसको डिजोल्व नहीं करता। तो एक अगर आप इंजेक्शन लगा के इस फैट को डिजोल्व करें एंड देन यू डू हाइफू, सो वो बड़ा अच्छा रिजल्ट। ग्रेट हो गया। ये कोई बस अंदाजन को कितने तक का ये पैकेज पड़ता है? फर्ज करें कोई मेरी इतनी को लड़की हो, मुझे पता है जो आप लोग देख रहे हैं किसी न किसी के इतनी होगी, तो क्या देखें हाइफू जो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मशीन है। इफ इट्स अ ब्रांड, सो ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव। normally we charge 40,000 for one HIFU session. So ये है कि depends, अगर सिर्फ नेक है तो obviously नेक का लेंगे हम, अगर फुल फेस है तो फिर अलग बात है। उससे लिफ्ट होता है पूरा। यस, उससे तो पूरा लिफ्ट होता है ना फेस। लेकिन अगर आपको सिर्फ नेक को टारगेट करना है, आप सिर्फ नेक पे लिपोलिटिक लगा रहे हो, नेक पे अगर कर रहे हैं तो मैक्सिमम। अच्छा, ये सब कुछ करा लिया तो उसके बाद खाना भी तो हमने को अच्छा खाना है ना, ताकि जितनी करोड़ों रुपए लाखों लगा बैठे तो उसको ठीक भी ये तो है ना, आपको बताइए ना। देखिए ये तो लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है आपकी। खाना पहले भी लिपोलिटिक इंजेक्शंस और हाइफू से
करवाने से पहले ही आपको खाना अपना बैलेंस कर लेना है। आपका चेहरा ऐसे ही था तो आपने सोचा कि मैंने डॉक्टर बन जाना है न्यूट्रिशन? बिल्कुल ऐसा ही है। हद हो गई है। वैसे मैंने दांतों वाले डॉक्टर को कभी दांत खराब नहीं देखा, न्यूट्रिशनिस्ट को कभी मोटा नहीं देखा। कौन है आप लोग? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट मेहनत होती है, सब कुछ करना पड़ता है। न्यूट्रिशन आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। एस्थेटिक ट्रीटमेंट के बाद भी न्यूट्रिशन का बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि एस्थेटिक ट्रीटमेंट जब मैं भी अपने क्लिनिक में करती हूँ तो उससे पहले न्यूट्रिशन करेक्ट करती हूँ, फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट करती हूँ और उसके बाद न्यूट्रिशन, ताकि आपकी स्किन भी हेल्दी लगे। बिल्कुल इसी तरह करती हूँ। और एक्सरसाइज मैं कभी भी ओवर एंड एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सरसाइज भी नहीं कहती, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है और वो बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर करके वो एक वक्त पे टायर्ड हो जाता है, वो ये कहता है कि यार कितनी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ, कितनी एक्सरसाइज करूँ, मसल्स एक वक्त में जाके और लूज होने शुरू हो जाते हैं। जब एक्सरसाइज छोड़ देते हैं हम, नहीं है, थक जाते हैं। नहीं जब देखें सादिया, जब आप छोड़ेंगे तो आपका मसल जो है वो वापस आएगा। जब एक वक्त है कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में आता है, वो 2 घंटे एक्सरसाइज करने शुरू हो गया, अब जब वो थक गया, उसने आके एकदम छोड़ दिया एक्सरसाइज, फिर तो आपका लटक के मसल फौरन लूज होने शुरू हो गया। तो कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप लें और वो कांस्टेंट स्टेप होने चाहिए, आपके हमेशा लेने चाहिए। ये नहीं कि आधा स्टेप लिया और छोड़ दिया। सस्टेनेबल स्टेप होने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप लें। अच्छी डाइट को आप रूटीन में बनाएं, थोड़े अच्छे एस्थेटिक ट्रीटमेंट लें और उसको अपनी रिजीम बनाएं। अच्छा, अब ये जानेंगे क्या खाना खाना चाहिए, लेकिन बिनेश की तरफ चलते हैं। हमने सब कुछ करवा लिया, हम हाइपर भी करा कर आ गए, हमने खाना भी खाया, हमने बहुत मजे की एक्सरसाइज की, स्किन भी हमने ठीक कर ली, लेकिन हम उतने प्यारे आ नहीं रहे जितनी प्यारी आप ग्लोइंग आ रही। क्यों? अच्छा मेकअप और अच्छे बाल बहुत ज़रूरी है। बाल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ ख़वातीन का रुझान बालों पे ही कम है। वो मेकअप ज़्यादा ख़रीदती हैं, मेकअप लगाना भी ज़्यादा पसंद करती हैं और बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं, बहुत ज़्यादा। सो 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करूँगी कि एक तो टू मच प्रोडक्ट मुँह पे ना लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्लोई और डूई स्किन आपकी नज़र आए ईद वाले दिन, या वैसे भी इधर उधर कहीं भी जाते हैं आते हैं, आप वर्किंग हैं, अगर आप एवरीडे ऑफिस जा रही हैं तो थोड़ा बहुत मेकअप लग रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए। सो आई वुड से कि डोंट पुट टू मच मेकअप, बट पुट गुड ब्रांड्स। यूज़ स्पेशली आपका जो फाउंडेशन है वो एक अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए। देयर सो मेनी एक्सपर्ट्स। कैसे पता चलता है बिनेश आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट के पास जहाँ जा रहे हैं, जितनी खवातीन सुन रही होंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सैलून पे तो जाती ही होंगी। आई एम श्योर अब आजकल सब बहुत एजुकेटेड हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको सजेस्ट करेंगे। बट वैसे मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि एवरी डे जो लोग तैयार होते हैं वो लाइट वेट फाउंडेशंस यूज़ करें, विच इज़ वाटर वेट क्रीम्स जो होती है, हाँ, विच इज़ वाटर वेट फाउंडेशंस, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स। अगर ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है तो सीसी, अच्छा, अगर बहुत यंग स्किन है तो बीबी। सही है, मतलब मेरी जैसी है तो आप लोग ना बीबी पे ही रहे हैं बस। उसके अलावा आई थिंक कि अब ईद चल रही है तो मोस्टली लोगों का जो है वो रुझान एक साथ वो जो हेयर ट्रांसफॉर्मेशंस जो आजकल हो रही हैं उस पर भी है। उसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि बहुत ज़्यादा जो केराटिन और हाईलाइट्स और एक साथ चीज़ें करा रहे होते हैं, तो बाल डैमेज नहीं हो जाता? बहुत बिल्कुल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, कभी कभी अच्छे भी होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सही। अगेन अपने बाल को स्टडी करें और थोड़ा सा स्पेसेस लें। लेकिन अगर मैं तो देख के गई कि जी हिना के पास तो ये अच्छा लग रहा था, मैंने अपने बालों का टेक्सचर ही नहीं देखना कि मैंने इनके ऊपर कितनी मेहनत की है, इनको कितना मैंने हेल्दी रखा है, बस आप ये कर दें मुझे। बाज़ औक़ात बहुत स्लाइटली वेव होता है जो कि एक पैडल ब्रश से चला जाता है, लेकिन औरतें उस पर भी केराटिन और रीबॉन्डिंग जैसे इतने ज़्यादा हार्श केमिकल्स करा लेते हैं। हर बाल को रीबॉन्डिंग की जरूरत नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंस इन केराटिन, देयर इज अ डिफरेंस इन रीबॉन्डिंग। रीबॉन्डिंग 70 to 80% फॉर्मल्डिहाइड रखता है और केराटिन जो है वो 50-40 रखता है, तो परसेंटेज कितना कम है। हाँ, तो जो लोग नॉर्मल वेवी बाल रखते हैं और उनको एक ब्लो ड्राइड इफेक्ट चाहिए तो वो केराटिन करें। और जो मेरे जैसे स्ट्रेट बालों वाले मौत पड़ गई है, हमें कुछ भी नहीं कर पाते, हर वक्त स्ट्रेट रहते, वो क्या करें? देखा हमारे लिए कुछ प्रोटीन भी ना करें, उसमें अच्छे हेयर कट्स एंजॉय करें। जिन लोगों के बाल सीधे होते हैं मैं कहती हूँ तरह तरह के हेयर कट्स एंजॉय करो, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट। दिल नहीं करता कभी इनकी तरह हम भी ऐसे करके उठा के बाल में हमें दिल करता है आपकी तरह
कर्ल्स करा लें। और पर्म का ना एक और मुसीबत मैं आपको बताती हूँ, पर्म का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में बहुत गंदा है। बिकॉज आपको मतलब बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन बात फैक्ट है कि आपको हार्डली पूरे मुल्क में 1 या 2 स्टाइलिस्ट मिलेंगे जिनको अच्छा पर्म करना आता है। हाँ, मैं यही कह रही थी, वो हड्डियां बांध के जो कर देते हैं ना, छोटी सी हड्डियां जैसे। So technically perm is a very good procedure like keratin and rebonding, it changes your texture, बट उसको करने वाला अक्लमंद और पढ़ा लिखा हो जाए। एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस कामरान बात कर रही हूँ लाहौर से। सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद इतना खूबसूरत शो पेश करने के लिए। आप यकीन कीजिए कि आपका हर सेगमेंट आप लोगों का कमाल था। जो आपका सूफी कलाम का सेगमेंट होता था, जो आपका किचन सेगमेंट होता था, जो आपके गेस्ट होते थे, आप यकीन कीजिए कि हर चीज़ जो थी वो बहुत मेयारी और एक डिसेंट वे में जो आप लोग रौनक के रमज़ान लेके चले आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल जो थी परफेक्ट थी। और आपकी वार्डरोब भी जितने पूरा टाइम जो रही है ना, हम लोगों को बहुत पसंद आई है। हमने उसे फॉलो किया है। और शिमी खान साहिबा ने इस पर 30% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उनका पेज लाइक करें और जल्दी से अपने मर्जी का जो है ना ड्रेस वो ग्रैब कर लें। मैंने बिल्कुल किया है। तो आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। थैंक यू मिसेस कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, इन्होंने वाकई डिटेल से देखा है, क्योंकि इतने सेगमेंट्स को याद रखना कि जी हमने ये किया था, तो ये ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आते हैं। अच्छा, पर्म की हमने बात कर ली, ये तो मुश्किल काम बता दिया आपने। रीबॉन्डिंग अवॉइड करें। वो लोग जिनके हल्के से वेवी बाल हैं या जो ब्लो ड्राइड इफेक्ट चाहते हैं, बहुत कर्ली बाल हैं, तो फिर देन आई कैन नॉट से एनीथिंग, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट डैमेज बाल हुआ होता है तो क्या करना है? वो कहते हैं रिबॉन्डिंग से ठीक हो जाएगा, कैसे? लेकिन अगर मुझे एक क्वेश्चन है कि मेरे पास जब पेशेंट आता है तो वो ये जब आता है कि हेयर फॉल के साथ में आ रहा हूँ, और जब मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ तो वो बताते हैं कि जी मैंने 6 महीने पहले रिबाउंडिंग कराई है, and they are having excessive hair fall. So how can it be? This is what I'm clarifying, that rebonding is a very harsh chemical. It's not meant for everyone. ठीक है, अगर आपको ब्लो ड्राइड बालों की ज़रूरत है, लेट्स सपोज आपका बाल अभी स्ट्रेट है, मैं जानबूझ के बिला वजह जस्ट बिकॉज आपको एवरीडे ब्लो ड्राई नहीं करना है, नहीं आपको ब्लो ड्राई एवरीडे नहीं करना, लेजीनेस, तो वो रीबॉन्डिंग करवा लेंगे। सो दैट मीन्स कि आपने उस टेक्सचर को जिसको जरूरत नहीं थी उसको आपने इतना केमिकल गिरेगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे टाइल्स हैं, मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे टाइल्स हैं, अगर आप उनके ऊपर ब्लीच डाल के उनको सफाई करेंगे तो उनकी शाइन खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ, जाहिर है कि जो प्रोडक्ट्स उन टाइल्स को शाइन को बरकरार रख के सफाई करने के लिए बने, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो टाइल भी खराब नहीं होगा। सो अकॉर्डिंगली आपका बाल है। वही मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं एक्सेसिव हेयर फॉल के साथ, विद जब आप उनसे हिस्ट्री लो तो रिबाउंडिंग एंड केराटिन एंड लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव डन। आपने कभी डॉक्टर साहब उनसे पूछा, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, कि कभी पूछा आपने भाई तुमने ये सब कुछ कराया है, कभी तुमने अपने खाने पीने का ख्याल रखा, कभी विटामिन्स का ख्याल रखा? नहीं करते ना। एंड आल्सो आई टेल यू, आई हैव टू क्लियर दिस, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जब खवातीन सैलून्स में जाती हैं तो प्रॉब्लम ये है कि वो काउंटर पे जाके ये कहती हैं कि जी मुझे केराटिन कराना है, उसके कितने पैसे होते हैं, वो ये नहीं कहती कि क्या मुझे जरूरत है या नहीं है, और अगर रसीद बनवा के पहुंच जाती है। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको एक्सपर्ट मना कर रहा है तो क्या आप सुन रहे हैं? टेक्निकली ये भी बात है। अच्छा, मैं इसमें यहाँ पर ये चीज़ ऐड करती हूँ, इसमें 2-3 फैक्टर होते हैं, एक्सेसिव हेयर फॉल का और आपके हेयर टेक्सचर को होल्ड करने का। सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी आपका हेयर टेक्सचर पूरी तरीके से ख़राब हो रहा होता है। सादिया, जैसे आपके स्ट्रेट बाल हैं, अगर आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो आपके बाल ड्राई, रफ और डैमेज होते जाएंगे और वेवी भी होते जाएंगे। आपका कोलेजन ख़त्म होता जाएगा आपकी बॉडी से ना, अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी। आप जितना अच्छा न्यूट्रिशनल अपनी बॉडी में सप्लाई करती जाएंगी, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेती जाएंगी। डॉक्टर साहब जलियां खानी शुरू कर दें? बिल्कुल खाना, देखिए खाना पड़ता है, डाइट अच्छी लेनी पड़ती है, डाइट भी अच्छी लेनी है। कैसी कोलेजन को कायम रखना अपने। आप बिलीव नहीं करें, मैं जिन पेशेंट्स का विटामिन डी लेवल कराती हूँ ना हेयर फॉल के लिए,
they are having सिफर होता है 5 and 6 खत्म। 5 और 6। अब तो उसमें जल्दी से मैं जानना चाहूँ, मुझे ब्रेक पे जाना है, प्लीज मुझे बताएं कि जल्दी से क्या ऐसी चीज खाएं विटामिन डी, देखें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हम अगर बहुत 5 और 6 पर हो रहा होता है तो हम सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। और ये एक एज के हिसाब से भी लिया करें, ये नहीं कि आप ले रहे हैं जी विटामिन डी का। अब मैंने जिस तरह अभी बायोटिन शुरू किया है, मैंने 10,000 वाला लिया। एग्जैक्टली भाई मेरी एज के हिसाब से मुझे सूट वो करेगा और मुझे रिएक्ट भी वही करेगा। एग्जैक्टली सादिया, ये तो क्लिनिक में आकर ही जब हम टेस्ट करते हैं ना उसी वक्त पता होता है। देखें ये गूगल आपको नहीं बताएगा या फ्रेंड से देखकर एक दूसरे से बिल्कुल, ये कंसल्टेशन के बाद पता चलता है। आपने क्लिनिक में आना है, डॉक्टर से मिलना है, वो बताएगा फिर आपको। और आप ऑब्वियसली जब हेयर फॉल के साथ आ रहे हैं तो जब हम टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है इतनी सारी डेफिशिएंसीज हैं, फिर उनको वापस सही करते हैं, देन द हेयर फॉल गेट्स बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं जनाब। तो अब बात करते हैं स्किन के हवाले से। अब आजकल बड़ी वो चीज़ें चल रही हैं, आप भी बताएंगे, अजीब सीरम को यहाँ से ऑयल डाल दिए, इतनी सारी कंपनीज हैं, मैं उनके नाम नहीं लेते, वो वाकई कोई काम भी करती हैं बिनिश? फिर मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि आपका तो ये वो है करती है, अच्छे होते हैं सीरम। हाँ, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी स्किन के हिसाब से लेना। हाँ। अब क्या ले रहे हैं, अब हाइलुरोनिक एसिड सब इस्तेमाल करें, अब जिसको ज़रूरत है वो इस्तेमाल करें ना, जिसको नहीं है कितना परसेंटेज हाँ, यूज करना चाहिए, also। कितना परसेंटेज यूज करना चाहिए। अब जैसे पिगमेंटेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो यूज़ करके उसका नियासिनामाइड यूज़ करके आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े पैचेस लेके आ जाते हैं कि ड्राइनेस हो गई, हमें यूँ हो गया, ये लगाया था तो ये हो गया। तो अच्छा, फिर आपको नीड तो नहीं थी, आपने क्यों लगाया? बस मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने लगा लिया। फिर रेटिनॉल लगा रहे हैं, रेटिनॉल की परसेंटेज इतनी ज़्यादा लगा रहे हैं, खुद इतनी हैवी चीज़ है। अच्छा तो भाई, स्किन आपकी बारीक करके उतार देगी, नहीं, वो बिल्कुल वो कर देती है ना, हो जाती है, तो कभी अब कभी dry हो आपको जाती देखें आपको रेटिनॉल कितना यूज़ करना है, आपको हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करना है, वो रोज़ यूज़ कर रहे हैं, वो कितनी परसेंटेज में यूज़ कर रहे हैं, खुद ही से ये सब इंस्टाग्राम से वो ले रहे हैं, एंड देन दे कमिंग टू आवर्स विथ कि अब तो वो अब खराब कर दिया, अब ठीक कर दें, अब जादू की छड़ी घुमाएं। सबसे बड़ी बात ये होती है, खराब हो गया है सादिया, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंस्टाग्राम और गूगल डॉक्टर नहीं है। आपका स्किन का एक रिजीम होता है, उसको फॉलो करें। अगर आप कोई पीलर लगा रहे हैं तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी होता है, उसके बाद उसका मास्क भी होता है, मॉइस्चराइजर भी होता है। जैसे ही आपने एक कोई भी सीरम लगाया तो वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा, फिर दूसरा सीरम होगा वो हाइड्रेट करेगा, फिर उसके बाद सेकंड डे आपको सन प्रोटेक्शन भी नहीं है। बट ये वही वाली बात है कि डॉक्टर बताता है कि किस तरह यूज करना है, आपने सन प्रोटेक्शन करनी है, आपने मॉइस्चराइज कौन सा। अच्छा, आप हर बंदे को एक ही मॉइस्चराइजर तो नहीं दे सकते, किसी की स्किन जैसा हर बंदे को एक मेकअप नहीं किया जा सकता, किसी की स्किन बहुत एक्स्ट्रा ड्राई है, किसी की नॉर्मल है, तो उसके हिसाब से हम देते हैं। फेस वॉशेस भी ऐसे देते हैं कि जो ऑब्वियसली जिसकी स्किन कॉम्बिनेशन में है तो वो कॉम्बिनेशन वाला फेस वॉश देंगे, जिसको एक्नी है उसको एक्नी वाला फेस वॉश देंगे, जिसको वाइटनिंग के लिए चाहिए तो उसका क्विकली जाते हैं। आज इस सीजन का जो है ना वो कलर कौन से ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन है ये वाले कलर्स? और ऑबन्स, कॉपर्स, बर्गंडीज आर दोबारा से इन 2023 में सारा जो है ना वो वार्म टोन्स दोबारा आ गए। हाँ ना, जैसे पहले कूल टोन्स की तरफ लोग जा रहे थे, मैट्स, ब्लॉन्ड्स, कैरेमल्स, हनी, अब जो है वो चॉकलेट ब्राउन, बर्गंडी, महागनी, हाँ, उन टोन्स पे आ रहे हैं। हेयर कलर्स में। और वैसे ओवरऑल जो जब आप ब्राइट कर रहे होते हो या मेकअप कर रहे होते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि कौन से कलर ज्यादा इन हो रहे हैं मेकअप के हवाले से भी? वैसे भी मेकअप के हवाले से मेकअप जीरो मेकअप चल रहा है अभी भी? नहीं, मेकअप इज इन दोबारा से, अब दोबारा से लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। बीच में एक स्पैन था जो नो मेकअप वाला आ गया था, मगर अब ये हो रहा है कि वो एक डिफरेंट, मतलब हर तरह का ट्रेंड डिफरेंट होता है, हर टाइम का एक ट्रेंड डिफरेंट होता है। ख़वातीन जिनकी शादियां होने वाली हैं रमज़ान के बाद, मैं उनसे कहूँगी कि अगर लाल जोड़ा है तो लाल लिपस्टिक बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि यू नो वो फिर बहुत ज़्यादा लाल लाल हो जाता है। न्यूड लगा लें, कोई पिंकी लगा लें, रस्ट लगा लें, पीच पिंक पे जाएं। प्लस ये कि जो लोग आम दिनों में मेकअप करते हैं उनसे मैं कहूँगी लाइनर्स आर बैक। जैसे 60s 70s में चलते थे लाइनर्स, विंग्स लाइनर दोबारा आए, कलरफुल आई शेडोज आर बैक। डिफरेंट कलर्स के आई शेडोज, मरून कलर का आई शेडो। पहले लोग अवॉइड करते थे, न्यूड्स पे जा रहे थे, पूरा एक 10 साल का स्पैन न्यूड्स पे गुजरा है, पीचेस में गुजरा है, शिमरी आई शेडोज में गुजरा है, अब कलर्स आर बैक।
ब्लू लगा रहे हैं, ग्रीन लगा रहे हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे आपके नेल्स को हम देख रहे हैं तो कलर्स आर बैक, जबरदस्त, अच्छा लग रहा है। इसमें सादिया मैं अब ईद के लिए एक चीज़ ऐड ऑन ये करना चाहूँगी कि हाइड्रा फेशियल को लोगों ने ना बहुत ग्रांटेड लिया हुआ है। अच्छा, और उस चीज़ में ना बिल्कुल अभी हम मेकअप रूम में बात कर रहे हैं, क्या वैसे हाइड्रा फेशियल इतना ग्रांटेड लिया हुआ है कि सॉरी टू आई मीन से दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ बेनिश एग्री करेंगी, बल्कि मैं तो स्किन करती नहीं, एग्री करेंगी कि सैलॉन्स में हाइड्रा फेशियल को कर करके इतना मिसयूज कर दिया गया है कि स्किन के बारे में पता नहीं होता। हाइड्रा फेशियल is being done by machine और मशीन में वो माइक्रो। Having said that, I always guide my clients जब वो पूछते हैं कि हम हाइड्रा कहाँ से कराएं, फलाने सैलून से कराएं या फलानी डॉक्टर से कराएं, तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि हाइड्रा जो है वो डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट है, सैलून्स का डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सक्शन होता है, इसमें माइक्रोडर्माब्रेशन होता है, इसमें एब्लेटिव है, इसमें स्किन हम रिमूव करते हैं, इसमें स्किन की फर्स्ट लेयर हम रिमूव कर देते हैं। तो ये ईद से 2 दिन पहले तो नहीं करवाने वाली चीज है ना? एक दिन पहले आप करवा सकते हैं, हम इसमें मास्क लगाते हैं, it is not that इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना सब कुछ नहीं, लेकिन ये क्लिनिकल के एक एटमॉस्फेयर में लेकिन होता अभी है। मैंने बहुत सारे सैलून्स देखे हैं, मैं सैलून्स को वो नहीं करी, लेकिन बहुत जहाँ वो वाकई अपनी बच्चियों को पढ़ा भी रहे हैं, वो उनके क्लासेस भी करवा रहे हैं और उनको सिखवाते हैं वो काम, और फिर वो मशीनें भी हमें प्रॉपर वहाँ दिखती हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं देखिए कोई काम किसी जिसका काम होना चाहिए ना वो ही उसको करना चाहिए उसको। ये नहीं हो सकता कि आप अब पार्लर्स में लेजर मशीन्स रख दें, आप सब कुछ कर दें, करते क्या वो शुरू में किया था इन्होंने, ये बाद में खुद ही हार मान ली, उन्होंने कहा हाय हाय बर्न हो रहा था, 5-6 लोग हो रहा था ना, मुंह जला दिए। Exactly. तो वही वाली बात है ना कि उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अब हाइड्रा फेशियल के साथ वो क्या करते हैं कि किसी भी किस्म का सीरम यूज़ कर लिया, ऑब्वियसली पार्लर है तो पार्लर में इतना महंगा तो कर नहीं सकते, बहुत वेरी एक्सपेंसिव तो जा नहीं सकते वो, तो वो उस तरह के ऊपर इस तरह उसको डील करते हैं कि उसी तरह उसके सीरम्स यूज कर रहे हो। तो सो प्लीज अब जल्दी एक मैसेज दे दें क्योंकि मेरा वक्त खत्म और आप लोगों से मुझे इजाजत लेनी है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि ईद आ रही है तो अगर एक क्विक सा एक अच्छा सा मास्क आप लगाएं, सबसे पहले अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, डिटॉक्स वाटर पीना शुरू कर दें जिसमें चिया सीड्स हो, लेमन के कुछ आप डालें, उसमें क्यूब्स डाल दीजिए, मिंट लीव्स डाल दीजिए और कुछ फ्रूट्स डाल दें, एप्पल डाल दें, कुछ ऑरेंजेस डाल दें और खूब सारा पानी पिए। डाइट को कंट्रोल करें। ईद आ रही है, कल परसों ईद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा रमज़ान कुछ नहीं खाया और ईद के बाद से खाना है और वेट इंक्रीज कर लेना है। और अच्छे से क्लिनिक या कोई अच्छे से ऑथेंटिक सैलून जाकर हाइड्रा फेशियल करें। जी हाँ जी, तो मैं भी यही बोलूँगी कि ईद आ रही है और अपनी स्किन का ध्यान रखें, सन ब्लॉक्स लगाएं, बाहर निकलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेते ही नहीं है। और दूसरा ये कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें, ठीक है। बहुत सारी पेशेंट्स मेरे पास आती हैं जो बहुत यंग होती हैं लेकिन उनके हाथ और उनके फेस पे आपको लगेगा इतने रिंकल्स हैं। उनसे जब आप पूछोगे मॉइस्चराइज तो मैं नहीं करती, सो सॉरी, आई एम लाइक नहीं, मॉइस्चराइज करो ताकि जो है वो स्किन का लेयर सॉफ्ट हाइड्रेटेड रहे और वो अच्छा रहे। और जिन पेशेंट्स को, जिन लड़कियों को ज़रूरत है हाइलुरोनिक एसिड की, वो लगा सकती हैं। अगर नहीं ज़रूरत है तो तुम्हें जानती है क्या चीज़ और इसको क्यों यूज़ करना है इंशाल्लाह। दोबारा बिनिश, आई फील के बहुत ईद आ रही है, आप लोग सारे जो है वो सैलून्स जाके हेयर कलर, केराटिन और पता नहीं क्या क्या करवा लिया होगा अब तक। सो आई वुड से कि आफ्टर केयर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। अगर आपने केराटिन कराया है तो यू हैव टू बाय अ सेपरेट शैम्पू जो केराटिन को मेंटेन करेगा। अच्छा शैम्पू लें, कंडीशन लें अपनी आफ्टर केयर के ऊपर, क्योंकि अब ये ट्रीटमेंट्स आपने ईद के लिए करवा लिए हैं तो अब उसकी टेक केयर भी करना सीखें, उस पर थोड़ा खर्चा करें। हाँ, अगर आपने कलर्स, बालियाज या कोई एशी टोन्स लिए हैं या बहुत ज़्यादा ब्लीची कोई हाईलाइटेड चीज़ ली है, उसके लिए भी उसके लिए भी जो है वो पर्पल शैम्पूज अवेलेबल हैं, उस तरह की चीज़ें लें। अपना, क्योंकि आपने रमज़ान में रोज़े रखे हैं और वही डिहाइड्रेशन वगैरह होती है, अपनी स्किन प्रेप ज़रूर करें बिफोर डूइंग योर मेकअप ऑन ईद डे, बिकॉज स्किन प्रेप होने से जो है वो ग्लो और डूई लुक आएगा। और आफ्टर केयर से आपके बाल जो हैं वो जो भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया होगा आपने वो सस्टेन करेंगे लॉन्गर। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आप लोगों ने आज बहुत मज़े का, बहुत कम टाइम में लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और नॉलेजेबल शो था जनाब। लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब मेरे साथ मेरा किचन मौजूद होगा, हमारे साथ हमारे शेफ़ होंगे, तो जनाब देखेंगे आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। वंस अगेन थैंक
थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको। और अब हमारा सेगमेंट है किचन का, और किचन में हमारे साथ हैं सैयद यूसुफ साहब। तो हम जानते हैं अपने शेफ़ से। शेफ़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ आज क्या कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? आज बेसिकली हम मैजिक चिकन बना रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने किंग एंड क्वीन बना दिया था, आज हम मैजिक किचन। आज हम मैजिक चिकन बना रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास मौजूद हैं, चिकन हमने क्यूब ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। और जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें हम डालेंगे योगर्ट और ऑल पर्स का मिल्क ऐड होगा बेसिकली इसके अंदर ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेंगे इसमें हमने ऑयल एज यूजुअल ऐड कर देना है, सही, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, जो हम हमेशा से कम करते हुए यूज़ आए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ऑल पर्स का दूध आ गया है, ठीक है, और ऑल पर्स की क्रीम आ गई है, बिल्कुल। ये 2 चीज़ों से हम बनाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट एटलीस्ट सही 2 टेबल स्पून आपने इसको थोड़ा सा आपने लाइट सा सौते करना है, ज़्यादा नहीं। आपके सबसे पता है बेस्ट चीज़ कि आप ऑयल बहुत ही कम डालते हैं, ये बड़ा मज़ेदार बेसिकली रमज़ान में ना पकोड़े खा खा के और दूसरी चीज़ें करके इतनी वो हो जाती है जिसकी वजह से मुझे ऑयल कम ही रखना पड़ता है। अच्छा, मैजिक चिकन की सबसे ख़ास बात क्या है, इसको मैंने नाम यूँ दिया है मैजिक चिकन का। जब हमारे पास गेस्ट थोड़े से एंग्री हो जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं तो उनको ये मैजिक चिकन हम बना के खिलाते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। वो खुश हो जाते हैं बेसिकली। तो आज वही रेसिपी मैं भी आज इनके रेस्टोरेंट जाके ना वहाँ थोड़ी सी एंग्री होने की एक्टिंग करूँगी। एंग्री हूँ आज मैं। आपके लिए तो वैसे भी यहाँ बन रही है। नहीं होंगी मैं, ये सारे जो एंग्री हो के मेरे कैमरा मैन है ना वो सब खाएंगे। जी चिकन ऐड कर दिया हमने इसमें। तो इसमें ऐसे क्या चीज़ डालते हैं कि सब हैप्पी हो जाते हैं? देखिए बेसिकली इसका जो बनाने का मेथड है वो फ्यूजन मेथड है, मुगलियाई और पाकिस्तानी कुजीन का कॉम्बो है ये बेसिकली। तो दैट्स वाई इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जब उसमें डल जाए ऑल पर्स तो जनाब उसका जो मज़ा है ना वो तो दुबाला हो जाता है, थिकनेस इसकी अलग आ जाती है। इसमें हम जो है सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका ऑल पर्स का मिल्क है और ये वाली क्रीम है, ठीक है। और साथ में हमने कोकोनट पाउडर भी इसमें रखा हुआ है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं जिसमें करी लीव्स है, हमारे पास रोस्टेड की हुई पॉपी सीड्स भी है जो हम ऐड करेंगे इसमें। ये वैसे मैंने कभी नहीं खाया मैजिक चिकन, सीरियसली। मतलब ये कड़ी लीव्स मेरी बड़ी फेवरेट है, तो ये मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ, तो इसका मतलब मैंने टेस्ट नहीं किया हुआ। अच्छा, अब इसमें स्पाइस ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पॉपी सीड्स ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, पॉपी सीड्स हम ऐसे भी डाल सकते हैं? मतलब सुना वो भिगोते हैं और पत्तियां क्या क्या। ये बेसिकली भिगोने वाला एक प्रोसेस अलग होता है और रोस्ट करके डालने वाला अलग होता है। जब आप रोस्ट करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा आपको। आज ही मैं लेके जाऊंगी डेफिनेटली। साथ में ये सॉल्ट है, सारे स्पाइसेस में इसमें ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंगली हाफ टीस्पून के हिसाब से आप सब चीज़ें डाल दें। चिकन जो है आपकी कुटी हुई काली मिर्च डाल दें। यस, क्रश ब्लैक पेपर, हाँ, ये आपने ऐड कर लेनी है। सही। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह टॉस कर लें अच्छे से ताकि सब पे स्पाइस आ जाए, सही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप कुक होने दें। चिकन अपना पानी जब तक प्रोड्यूस करेगी तो आपने इसमें ड्राई भी हो जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा। थोड़ा सा राई दाना आपने इसमें डाल लेना है। अच्छा, राई भी? बाकी जो है क्योंकि मुगलियाई और पाकिस्तानी का जो कॉम्बो है इसमें वो प्रेजेंट होना चाहिए बेसिकली थोड़ा सा। मुगलाई खाने में राई बड़ी डलती थी। अब हम इसमें जो है ऐड करेंगे ऑल पर्स का मिल्क 250 ml है ये तकरीबन। ये बताएं आप सिर्फ हमारे साइड पे आके ऑल पर्स का मिल्क यूज़ करें या आप वहाँ भी यही यूज़ करते हैं अपने किचन हाँ पर भी जो है यही यूज़ कर लेते हैं हम। एज यूजुअल वहाँ चेंज होते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन जब ये आता है तब ये भी यूज़ करते हैं। तब चेहरे पे खुशी भी आती हुई क्योंकि इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर जो एक चीज़ है ना ऑल पर्स, तो वो तो फिर आपको कोकोनट पाउडर जो है अब इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। ओहो, ओके, ये तो मैंने सुना ही नहीं था। और कोकोनट पाउडर 2 किस्म के होते हैं, एक तो बिल्कुल क्रश्ड हुआ होता है और एक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। तो हमने पाउडर फॉर्म वाला जो पाउडर फॉर्म वाला वो आप ऐड करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है इससे, ताकि वो मुंह में ना आए। जी डेफिनेटली। और इससे जो है थोड़ा सा एक थिक टेक्सचर बन जाता है इसका ना, कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी तो फिर और अच्छी लगती है ये आपको। और आई थिंक शेफ इसकी खुशबू और इसके जायके में भी फ़र्क आएगा थोड़ा। जी जी ऐसी है उससे, ठीक, थोड़ी सी क्रीमी हो जाती है मज़ीद। वैसे तो इसमें ऑल पर्स की क्रीम ऐड होगी लेकिन थोड़ी सी क्रीमी हो जाती है। फुल ऑफ क्रीम, फुल ऑफ।
इसको बस हम हेल्दी इसी तरह से थोड़ा सा पकाएंगे। सही। साथ में हमारे पास योगर्ट मौजूद है। ठीक है। योगर्ट हम स्पून से डालेंगे तकरीबन 4 स्पून, 3 एंड 4 टेबल स्पून एटलीस्ट आप डाल लें इसमें, ठीक है, और इसको मिक्स कर लें। अच्छा, दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसका एक ये है कि ये सब चीज़ें जब अपने पानी को प्रोड्यूस करती हैं और जब हम इसको हाई फ्लेम पे रिड्यूस करेंगे तो इसका टेस्ट जो है मर्ज हो जाएगा बिल्कुल, और फिर जो है खाने में आपको सारे फ्लेवर्स एक साथ आएंगे। सही, ज़बरदस्त जनाब। अच्छा, इसमें और अभी क्या डलेगा? कड़ी लीव्स वगैरह बाद में डलेंगे, मैंने ब्रेक पे जाना है इसलिए। जी, आप ब्रेक ले सकती हैं। ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर देखते हैं इसमें और मज़ीद क्या चीज़ें डल रही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी शेफ़, अब हम कहाँ तक पहुँचे ये बताएं। हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसमें हमने ऑल पर्स की क्रीम ऐड कर दी, ठीक है, और ये यहाँ पर डन हो गया बिल्कुल इसका मामला। ये हमारी तरफ से डन है। अब हम इसके जो ऊपर का तड़का है उसकी तैयारी करेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे इसमें, ठीक है, और ऑयल के साथ साथ हमने जो है थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। सही। ये रिड्यूस हो चुकी है, इसका टेक्सचर आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी कंसिस्टेंसी हो गई, थिक हो गई। सीरियसली मैं आ रही हूँ आज ही, आज तो नहीं, थोड़े दिनों में आपके होटल आके मैजिक चिकन विद गार्लिक नान खाऊंगी मैं तो। और ये आपने इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद आपने, सही, ठीक है, इसमें आपने ये जो है बेल पेपर थोड़ी सी जो है होल चिली, साबित मिर्ची डाली साथ में आपने, ओए होए, और साथ में आपने राई दाना। इसका आपने जस्ट एक तड़का लगाना होता है इस पे अच्छा सा, बस ये तड़का आपने लगा देना है। धम धमाधम धम। ये आपकी जो है चिकन रेडी है। और इसका जो खुशबू आती है ना, मुझे तो कड़ी पत्ते की वैसे ही बड़ी अच्छी खुशबू लगती है। तो अच्छा, मैजिक चिकन आपकी रेडी हो गई। रेडी हो गई। अब हम जो है चलते हैं ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक हमारे पास है आज रोज़ मोहितो, जिसके इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारे पास आइस क्यूब्स हैं जो हम सबसे पहले ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। साथ में जो है हमारे पास मिंट लीव्स हैं। मिंट लीव्स हैं, ये हम जो है एटलीस्ट हाफ बंच, बस दैट्स इट, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। हनी हमारे पास मौजूद है, एटलीस्ट 1.5 हनी डाल, हनी से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ज़रा चीनी वैसी, हनी से थोड़ा बेसिकली बस हेल्दी हो जाता है। लेमन हमारे पास है, ठीक है, लेमन आप एटलीस्ट जो है 1 पूरा आपने इसके अंदर स्क्वीज कर देना है, सही, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है रूह अफ़ज़ा, सही, ठीक है। ये आप चाहें तो 1 कप के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और फिर कोई भी आप जो है वो सोडा ड्रिंक आप ऐड कर लें, कोई सी भी जो सी जिसमें आपके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो वो आप ले लें, ठीक है। बड़ी वाइट में हो तो ज़्यादा, या इवन सोडा वाटर भी मिलता है तो वो सोडा वाटर भी आप ले सकते हैं, वो उससे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बस ईद के लिए ये बड़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं आपके पास, मैजिक चिकन एंड रोज़ मोहितो, और बड़ी क्विक वाली है, क्विक रेसिपी है बेसिकली। मतलब ये वो मैजिक चिकन है जो पूरी से भी खाया जा सकता है ना? जी, वाह, ये आपका जो है ऑलमोस्ट सही। हमारे पास टाइम है, सुकून से करें, वाकई सीरियसली। अभी एक आधा खाना और आपसे बनवाऊंगी। जी डेफिनेटली बन सकता है। मैजिक चिकन तो बिल्कुल मैजिक की तरह रेडी हो गई जल्दी, और ये साथ में आपकी रोज़ मोहितो। वाह, आप चाहें तो अपने गेस्ट को ईद पे जो है ये मैजिक चिकन से एंजॉय करवा सकते हैं। अच्छी और हेल्दी रेसिपी है, और क्विक है। ईद पे भी काफ़ी टाइम नहीं होता ना लोगों के पास बेसिकली, गेस्ट के साथ भी बैठना है और खाना भी है, तो डेफिनेटली इसलिए। और कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो पूरी से भी चले, रोटी से भी चले, नान से भी चले, तो वो इस तरह की ये रेसिपी तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है कि आपने ये लीजिए रेडी एंड गो। और जितना गंदा आपने घोला है ना, हम अपने हाथों को ये ले जल्दी से सैनिटाइज करें अपने हाथों को आप। और जनाब डिटॉल का फ़ायदा ये है कि जो डिटॉल ले आए ना मेंथॉल, ओहो हो, कूल बहुत अच्छा इसका जो है रिजल्ट है डेटॉल जी सैनिटाइजर का। तो शेफ ये चीज़ें हमारी रेडी हो गई, लेकिन वैसे एक जल्दी से क्विक सा सवाल, घर में ईद की तैयारियां चल पड़ी हैं, बेगम मशवरा करती हैं, ज़रा बताएं ना मियाँ जी क्या करूँ? कोई बहुत सारे मशवरे होते हैं और बहुत सारे सजेशंस होते हैं, लेकिन कोई सा भी एक अप्लाई होता है उस पर। कोई थोड़ी हेल्प करते हैं कभी बेगम की?
डेफिनेटली हेल्प करते हैं। जब हमारे पास इंडस्ट्री से हट के थोड़ा सा टाइम होता है तो ज़रूर हेल्प करते हैं, अदरवाइज ईद पे भी हम इंडस्ट्री में ही बिजी होते हैं। सो दैट्स व्हाई। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक ज़ैनब, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं और काफ़ी ड्रेसेस तो आपने सारे प्रोग्राम में तो कहते हैं ना बड़े चार चांद लगा दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो मैं कहती हूँ शिमी जी का, हमें शिमी खान साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सेगमेंट में आपके काफ़ी अच्छे से पूरी आपकी टीम को मैं उसकी मतलब मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने काफ़ी जो है ना अच्छी कोशिशें की हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे इतने अच्छे प्रोग्राम तैयार किए उन्होंने, बहुत शुक्रिया। और एडवांस में मैं आपको एक ही मुबारकबाद भी दूंगी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। थैंक यू फॉर कॉलिंग जनाब, बहुत शुक्रिया। शेफ़ थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त किस्म की आपने इतनी क्विक रेसिपीज़ हमें हमेशा दी हैं और इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि अभी तो खैर है एक रोज़ा बाकी, लेकिन ज़िंदगी रही तो फिर अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी इस चैनल पे, ना सही कहीं और। अगर ये हमारे नसीब में ये माह रमज़ान लिखा हो, ये नशिस्त लिखी हो, मैं हमेशा हर साल ये दुआ करती हूँ। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मैंने बहुत अरसे बाद रमज़ान ट्रांसमिशन की, क्योंकि मैंने इतने साल मिस किया रमज़ान ट्रांसमिशन को। कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई कि मैं उस महफ़िल में नहीं बैठ पा रही जहाँ तेरा ज़िक्र हो रहा है। तो शुक्र है खुदा का कि इस साल मैं उस महफ़िल में थी जहाँ मेरे रब का और उसके माशूक का ज़िक्र था, यानी कि नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ज़िक्र रहा और हमने पूरा महीना जो है इबादत में गुजारा जनाब। तो मेरी पूरी टीम का, डॉन न्यूज़ का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जितनी लिबर्टी आप लोग मुझे देते हैं, जितना प्यार, जितनी इज़्ज़त आप लोग मुझे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं ये कहूँगी कि यहाँ जितने मेरे कैमरा मैन हैं ना, उन सब का बहुत शुक्रिया। मेरे सईद भाई का बहुत शुक्रिया, बहुत तेज़ी से मैं उनको कामों में लगाती हूँ और वो इतनी जल्दी चीज़ें कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल का शो है, ये ना समझिएगा कि शादी आ जा रही है, कल का शो है जनाब, लेकिन मुझे लगता है कि जिस वक्त है उस वक्त रहते ही आप शुक्रिया अदा करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। विनर्स अनाउंस करती हूँ जनाब। विनर है हमारे आज के मिसेस कामरान है लाहौर से, ज़ैनब है जी वो भी लाहौर से है। तो आप लोगों को यकीनन हमारे गिफ्ट वाउचर्स और गिफ्ट जो घड़ियाँ हैं हमारी वो ज़रूर मिलेंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ डॉन न्यूज़ की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद मनाते हुए उन लोगों को मत भूलिएगा जनाब जो उस तरह ईद नहीं मना पा रहे जिस तरह मैं और आप ईद मना रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। Oh,